गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एलर्जी, फिर हमने डिस्कस किया था अस्थमा, फिर हमने डिस्कस किया था हाइपरटेंशन, अति रक्तदाब, फिर हमने पढ़ा था हृदय पेशी रोधगलन। ये जो डिजीज़, चारों डिजीज़ थी, ये हमने पिछली क्लास में पूरी कर ली थी, जिसमें हमने उनके रोग कारण, उनका प्रभाव, उनके लक्षण, इन बातों पर गौर किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वात स्फीति, मोतियाबिंद, सबलबाय और बैंगापन। तो आज हम इन डिजीज़ को पूरा करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना वो है आज का वात स्फीति, इसको बोलते हैं एम्फेसीमा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रोग का जो रोग कारण क्या है। तो इस रोग का जो सबसे बड़ा जो रोग कारण है वो है धूम्रपान, यानी स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये सबसे बड़े इसके कारण हैं। और साथ में वायु प्रदूषण है, वो सबसे बड़ा इसका एक और कारण है, क्योंकि वायु के अंदर जो सल्फर के कण होते हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती हैं, इस रोग को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो शुरू करते हैं आज का रोग। तो सबसे पहले देखते हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो जो वात स्फीति शब्द है उसका मतलब होता है फेफड़े में ज़्यादा वायु का प्रवेश होना। अब फेफड़े में जब ज़्यादा वायु कब प्रवेश होगी कि जब मूल रूप से इसकी जो सतह है, इसकी भित्ति होती है, वो वायु को बाहर नहीं निकाल पाए, यानी उसके अंदर लचीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और ऐसा होने पर अंदर की वायु बाहर नहीं आ पाती। तो इस कारण से यह रोग उत्पन्न होता है। तो इस रोग के अंदर जो फेफड़े की सतह होती है वो अप्रत्यास्थ है, उसमें लचीलापन ख़त्म हो जाता है, और इसके कारण कुपिकाएँ जो होती है, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, वो होती है कुपिका। तो कुपिकाएँ जो होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, और कुपिकाओं के नष्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें बड़े बड़े एयर स्पेस बन जाते हैं फेफड़े के अंदर, क्योंकि फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कुपिका। अब फेफड़े में जब कुपिका ही नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, खाली जगह बच जाएगी बीच में, और उन खाली जगहों को बोलते हैं वात स्फीति अवकाशिकाएँ, या उनको बोलते हैं एम्फेसीमा, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो ये जो बन जाती है, ये क्या करते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या कर देती है, कुपिका की को कम कर देती है, जिस कारण क्या हो जाएगा, वायु का एक्सचेंज, वायु का जो स्थानांतरण होता है वो नहीं हो पाता, और उसी कारण से ये रोग उत्पन्न होता है। तो इसके प्रभाव से क्या हो जाएगा कि जो फेफड़े की कुपिकाओं की जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाएगा, और गैसों का एक्सचेंज पूरी तरह प्रभावित होता है। जब गैसों का एक्सचेंज प्रभावित होगा तो क्या क्या लक्षण दिखने वाले हैं, घुटन, जिसमें क्या हो जाएगा, घुटन क्यों होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ये ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन अस्थायी अणु है जो कोशिकाओं में जाएगा, और ऑक्सीजन किसको देगा, कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोवाइड करवाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का प्रयोग करके क्या बनाएगा, ऊर्जा का निर्माण करवाएगा, जो शारीरिक अंगों के लिए आवश्यक होती है ऊर्जा। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन की कमी रह गई, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है ये अवेलेबल नहीं होगी, और ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो इसका कारण क्या होता है कि इसका जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि व्यक्ति के अंदर लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होगा तो शरीर भारीपन, सिर में दर्द, श्वास फूलना, जल्दी थकान होना, ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये था एम्फेसीमा, जिसमें हमने उसका कारण देखा। तो मुख्य कारण क्या निकला इसका, धूम्रपान और प्रदूषक। तो इसके उपचार के लिए क्या करना है, इसका उपचार स्मोकिंग से दूर रहना है, और साथ में शुद्ध वातावरण में रहकर इस रोग से आसानी से बचा जा सकता है। ठीक है। तो मैं आपको इसके प्रभाव और फेफड़े, इस रोग की स्थिति होने पर फेफड़ों की स्थिति क्या दिखाई देती है, मैं उसका डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप देखिए उसको।
तो वातस्फीति की स्थिति आपने देखी। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट डिजीज़, वो है मोतियाबिंद कैटरेक्ट। तो ये जो रोग है ये लगभग सभी देशों के अंदर जो ओल्ड एज है, बूढ़े लोगों के अंदर देखने को मिलता है। कारण जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे जो आँख का जो लेंस होता है वो लेंस कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, घना हो जाएगा और उसका रंग चेंज होने लगता है। और धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, ये जो पारदर्शी भाग है वो धीरे धीरे अपारदर्शी हो जाएगा। और जैसे जैसे अपारदर्शी होगा वैसे वैसे प्रकाशीय किरण भीतर प्रवेश नहीं करेगी, और प्रकाशीय किरण भीतर प्रवेश नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और प्रतिबिंब नहीं बनने के कारण क्या होगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इसका जो मूल कारण है, मूल इफेक्ट है, मूल कारण तो क्या हुआ कि चपटापन और उसमें अतिरिक्त कोशिकाओं का एकत्रण होना, और प्रभाव क्या होगा कि उससे दिखाई देना बंद होता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस रोग का उपचार है, इसका सबसे सरल जो उपचार है वो इसका सर्जरी है, कि सामान्य सर्जरी के द्वारा या लेजर सर्जरी के द्वारा लेंस को क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कैटरेक्ट के इफेक्ट के कारण जो कोशिकाओं बनी है, गुच्छा बना है, उन गुच्छे को हटा सकते हैं। तो ये था अपना मोतियाबिंद। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें मोतियाबिंद होने पर आँख की स्थिति कैसे होती है। पहले डायग्राम देखोगे सामान्य आँख, फिर आपको दिखाई देगी जो प्रभावित आँख है वो। ठीक है, ये दोनों आँखें देखो आप। तो आपने देखा सामान्य नेत्र की स्थिति क्या थी, और जो नेक्स्ट डायग्राम देखा था वो था मोतियाबिंद से प्रभावित आँख। ठीक है, तो ये था अपना कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट, वो है सबल बाय ग्लूकोमा। तो डिजीज शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला रोग शुरू करते हैं। अगला रोग है अपना, वो है सबल बाय या इसको बोलते हैं ग्लूकोमा। तो ये रोग शुरू करने से पहले मैं आपको एक नेत्र का डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप उसको देखिए। उसमें आपको जो मार्क किया हुआ दिख रहा है उसमें एक है
जलीय तरल, इसको बोलते हैं नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर, दिख रहा होगा आपको। और एक दिखेगा उसके अंदर कांचाब द्रव या विट्रस ह्यूमर, कांचाब तरल। ये दो तरल आपको चित्र में दिख रहे हैं, आप देखिए फिर बात। तो आपने डायग्राम देखा, तो डायग्राम के अंदर आपको दोनों तरल दिखे होंगे। तो जो ये रोग होता है, ये रोग मूल रूप से ये दोनों जो तरल आपको दिख रहे हैं, एक तो कौन सा जलीय या नेत्रोद, और दूसरा कांचाब जो तरल है, विट्रस लिक्विड है। तो इस तरल की मात्रा ये जहाँ भरे होते हैं उसके अंदर अगर इनकी तरल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि हो जाने से क्या होगा, इनकी सतह के ऊपर, इन कक्षों की सतह के ऊपर क्या बनेगा, दबाव बनेगा। और दबाव बनने से क्या हो जाएगा, जो नेत्र गोलक होता है उसकी सतह, उसकी दीवार क्या होती है, फैल जाती है। और फैलने पर क्या हो जाएगा, इसका जो भाग होता है, जो वो द्रव की अधिकता के कारण जिसका भाग होता है ना, वो कैसा होता है, डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है। और उसके कारण क्या हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वापस गौर करो कि ये जो तरल भरे हुए हैं, इन तरल की मात्रा बढ़ने पर इनकी द्वारा इसकी सतह पर दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने से ये क्षतिग्रस्त होते हैं, डैमेज होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण से दिखाई देना बंद होता है। तो ये है सबल बाय। तो इसका इलाज क्या है कि इस तरल की मात्रा को कम किया जाए। तो इस तरल की मात्रा को सर्जरी के द्वारा कम करके वापस नेत्र की क्षमता को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये है कौन सा, सबल बाय या ग्लूकोमा। आपको समझ में आ गया होगा, केवल इस तरल की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं अब आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें ग्लूकोमा, इस डिजीज से प्रभावित आँख देखिए आप।
तो डायग्राम देखा, उस डायग्राम में आपने इससे प्रभावित, इस रोग से प्रभावित आपको आँख की संरचना देखी। तो ये था सबल बाह्य रोग। अब शुरू करते हैं बैंगापन। बेसिकली ये जो रोग होता है कई लोगों में देखने को मिलता है। पहले मैं आपको इस रोग से प्रभावित नेत्र दिखाता हूँ, देखिए आप। तो आपने डायग्राम देखा। एक्चुअल में नेत्र की जो पेशियाँ होती हैं, आँखों की पेशियाँ होती है, वो पेशियाँ क्या करती है, मूल रूप से अपने नेत्र कोटर के अंदर इस लेंस को करती है मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, घुमाती है। अगर इन पेशियों की संरचना में या इन पेशियों की में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो क्या हो जाएगा कि जो नेत्र कोटर के अंदर भाग घूम रहा है, ठीक है ना, वो कैसा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, झुका हुआ दिखाई देगा, लटका हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। और इस कारण से जो नेत्र गोलक है वो हमको विकृत दिखाई देता है और इसी कारण से इस रोग की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। तो इसका रीज़न मांसपेशियों, जो नेत्र की पेशियाँ होती है वो होती है उनकी संरचना में या उनकी स्थिति में जो बदलाव होता है उस कारण से। तो इस रोग को सर्जरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। तो ये था बैंगापन रोग, जो नेत्र की जो गोलक है, नेत्र गोलक है, उसकी गति को प्रभावित करता है। तो आपने देखा, तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज वातस्फीति, मोतियाबिंद, सबल बाह्य, बैंगापन जैसे रोगों के बारे में जानकारी ली। तो आई थिंक आपको समझ में आया भी होगा। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी पूरा होता है। तो ये चैप्टर के अंदर हमने मानव के अंदर होने वाले जो सामान्य रोग थे, जो संक्रामक असंक्रामक रोग थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। हमने उन रोगों के इलाज के बारे में बात की थी, हमने उनके जांचों के बारे में बात की, निदान के बारे में देखा था। तो ये अपना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से, जिसमें हमको कई जानकारी प्राप्त हुई।